MCU दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्कान पाठक और आज मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट। मैं बात कर रही हूं प्रसिद्ध कॉलमिस्ट और इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी की। सर, इट्स रियली अ प्लेजर फॉर अस टू हैव यू इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी दर्शक और श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ भारत के स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के प्रबल समर्थक भी हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे वह यह है कि अक्सर हम सुनते हैं कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, काफ़ी अच्छा इतिहास रहा, दुनिया पर राज करता था। तो क्या आज भी वो स्थिति कायम है? आज हम इतने नीचे क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक लंबा कालखंड निकला कि भारत उस गुलामी के कालखंड में स्वाभाविक तौर पर उस समय जो सरकारें थी उनका मुख्य उद्देश्य भारत का विकास करना तो था ही नहीं। और ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ सरकार आई उन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र से बदलकर एक कृषि प्रधान देश बना दिया जी। और भारत एक कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया। स्वाभाविक था कि ऐसे में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह हो गया। बिल्कुल। हमारे देश में अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं बनती थी, जिसके कारण हमारे व्यापारी विदेशों में जाकर बेचते थे और उसके बदले में सोना लाते थे, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। जी। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना यह है कि लोग वही हैं, देश वही है, मिट्टी वही है। वापस हमें अपने प्रयासों से, अपने पौरुष से, अपने कौशल से भारत को पुनः सोने की चिड़िया क्या, हम सोने का शेर बनाना है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात सही है कि इस कालखंड में हमारे मैन्युफैक्चरिंग तबाह हुई, हमारे लोग गरीब हो गए, स्वाभाविक है, रोज़गार नहीं होगा और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं होगी, उत्पादन कम होगा तो आमदनी भी कम होगी। जी। तो ऐसे में हमारा देश एक गरीब देशों के नाते शुमार होने लगा हमारा नाम। लेकिन आज समय बदला है। हम देखते हैं कि एक स्थिति थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, उसमें हम वी मिस द बस। एब्सोल्युटली। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आया, उसमें भी हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारा देश तैयार ही नहीं था। जी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 में हालांकि हम आज़ाद थे, तैयारी भी हो सकती थी, लोगों में भी उत्साह था, लेकिन उस समय की जो सरकार की समझ, नीतियाँ और विदेशों से ऐसे समझौते, मैं ख़ास तौर पर ITA समझौते की बात करूँगा, जी। जिसके कारण हमारा जो IT क्षेत्र था, जिसके ऊपर सारा दारोमदार था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 का, उसमें हम लोग फिर हमने बस मिस कर दी। लेकिन हमारे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी तब भी। बिल्कुल। और हमारे युवाओं ने तैयारी के साथ सॉफ्टवेयर में काफ़ी तरक्की की। जी। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां बनी। हम जानते हैं कि अगर वस्तुओं के निर्यात में हम लोग थोड़े कम रह गए, लेकिन सॉफ्टवेयर के निर्यात में हमने खूब भरपाई की। बिल्कुल। लेकिन आज का जो कालखंड है जी। उसमें हमारा देश दुनिया में एक सिरमौर देश बनकर के उभर रहा है। अभी आपने सुना होगा कि दुनिया में जो ऑनलाइन लेन देन है वो बहुत कम हो पाता है, जी। क्योंकि उनके पास वैसी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल। उनके पास कुछ ऐसे कंपनियां हैं जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, जी। वो लोग कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं,
लेकिन आप देखिए एक एक ट्रांजैक्शन पर उनको 2-2.5% का कमीशन देना पड़ता है। ऐसे में तो नहीं चल सकता। आपने 25 ट्रांजैक्शन करी तो पूरा का पूरा पैसा निकल गया। तो भारत ने एक अद्भुत तरीका अडॉप्ट किया। हमारे बच्चों ने, मैं यहाँ पर किसी कंपनी ने नहीं बनाया यूपीआई, हमारे आईआईटी के बच्चों ने ऐसे एक यूपीआई तैयार कर दिया, एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि आप एक कोड पर आप करके उससे पेमेंट कर सकते हैं और उस पर एक पैसा भी नहीं लगता। आजकल तो ऐसा स्थिति है कि हमारे भिखारी भी वो भी ऑनलाइन ही भीख ले लेते हैं। तो दुनिया की 40% जो ऑनलाइन लेन देन है वो भारत में होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तो 12-13 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ 1-1.5 साल के बाद हम 1 बिलियन 100 करोड़ ट्रांजैक्शन एक एक दिन में किया करेंगे। तो अब फ्रांस हमारे पीछे है कि भाई आप हमें अपना यूपीआई दे दो। दुनिया भर के दूसरे मुल्क भी अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यूपीआई पर भी ही सबका दारोमदार रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में, और जो आजकल वीज़ा और मास्टर कार्ड कंपनियां कहाँ हैं दिखाई नहीं देती, बहुत कम हो गई हैं। और हमने देखा कि ये केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात नहीं। आप अभी देखिए कि अमेरिका इतराया करता था, अमेरिका और यूरोप के देश, कि हमारे पास स्विफ्ट है। उनके पास एक स्विफ्ट लेन देन सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं उसी के माध्यम से उसका लेन देन होता था। इसलिए वो जब चाहे किसी का भी लेन देन रोक देते थे, तो उसको वो सैंक्शंस बोलते हैं, प्रतिबंध लगा दिए हमने। तो ऐसे ही जब हमने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, आप जानते हैं कि तेल बहुत महंगा हो गया है दुनिया भर में, और जब हमने सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, क्योंकि रूस का जो तेल है वो 60% कीमत पर हमें दे रहा है वो रूस, और उन्होंने कहा कि अगर रूस से तेल खरीदोगे हम लेन देन नहीं करने देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास यूपीआई है, हमारे पास रुपए है, हमारा नेशनल पेमेंट सिस्टम है, तो हम कर लेंगे। आप हम क्या करेंगे, हम दुनिया को भी सिखा देंगे कि हमारे माध्यम से कर लो। तो इसलिए अमेरिका और यूरोप के देश कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाए और हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे इन सब कारणों से भारत की जो साख है दुनिया में वो बढ़ गई है। बिल्कुल। आपने देखा कि G20 में जो एजेंडा सेटर थे वो लोग नहीं थे, एजेंडा सेटर हम थे। बिल्कुल। और ऐसे में अभी हमने चंद्रयान को चंद्रमा पर और ऐसे दक्षिणी ध्रुव पर उतार करके दुनिया को चकित कर दिया है। हमारे PSLV जो हैं एक बार में 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ AI में हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे युवा हैं, वो गजब ढा रहे हैं। बिल्कुल। और हर फील्ड में यही जो मैंने अभी आपको बताया, स्पेस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, AI है, ड्रोन्स हैं, ये सब चीज़ें ही तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है। और हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में सबसे आगे हैं। इसलिए ये बात सही है कि हम गरीब रह गए, ये बात सही है कि हमारे उद्योग धंधे उस कारण से कम हो गए, और आज़ादी के बाद भी जो ख़ास तौर पर 91 के बाद हमने जो विदेशी व्यापार नीति अपनाई उसमें भी हमने आयातों पर बहुत जोर दे दिया। हमारा देश चीन से आने वाले आयातों पर निर्भर हो गया, हर चीज़ चीन से आने लगी। लेकिन आज वक्त है इस बात का कि हमारा युवा सामने आए, और उस युवा में शक्ति है, कौशल है, बुद्धि है, और दुनिया से ज़्यादा बेहतर बुद्धि है। हमने AI में कमाल किया हुआ है, सॉफ्टवेयर में हमारे लोग गजब कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने 615 करोड़ रुपये में चंद्रमा पर पहुंच गए। ऐसी सब बातें दुनिया को चकित करने वाली हैं। और आज कोई ज़माना था हमारे यहाँ फूड प्रोडक्ट्स कम हुआ करते थे, और आज हम 100 मुल्कों से ज़्यादा लोगों को भोजन की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। ये कुछ एजेंसियां ऐसी हैं
विश्व में जो भारत को कमतर दिखाने की कोशिश करती हैं। और जैसे होता है ना, एक कहानी मुझे याद आती है जी। कि एक व्यक्ति था जो अपनी गाय को बेचने के लिए जा रहा था गांव के हाट में, और रास्ते में उसके पीछे कोई 4 चोर लग गए। उन्होंने कहा कि इस गाय को तो हमने हथियाना है, तो लेकिन किसान तो हट्टा कट्टा था, उस कैसे हथिया लें। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, आप अपनी बकरी को लेकर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो गाय को लेकर जा रहा हूँ। और ऐसे ही एक थोड़े 2-4 कोस के बाद फिर वो कहने लगे कि ये बकरी, तो दूसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया, तो अल्टीमेटली किसान को लगा कि वास्तव में ये मैं गाय की जगह बकरी ही लेके जा रहा हूँ। तो उसने उन चोरों को बकरी के भाव गाय को दे दिया। मेरा ये कहना है कि हमें ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो हमें इस प्रकार से कमतर दिखाने की कोशिश करती हैं। अभी एक एजेंसी की रिपोर्ट आई कि भारत में भूखमरी बहुत ज़्यादा है। अरे भैया, हमने पूछा कि भैया आप जिन देशों से हमें भूखमरी में ज़्यादा बता रहे हो उनको भोजन तो हम ही सप्लाई कर रहे हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम सब रोज़ देखते हैं। हमने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो दुनिया में हाहाकार मच गया, तो हमें भूखमरी में बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऐसी शक्तियों से भी, ऐसी ताकतों से भी सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी ज़्यादा दबाव दे रही है, काफ़ी प्रचार कर रही है, तो उस बारे में आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक ज़माना था जी, जब हमारी सरकार, उस समय की सरकार ने, नेहरू जी के समय की सरकार ने कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी। लेकिन वो आत्मनिर्भर बनाने में गलती हुई। वो गलती ये थी कि हमने आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में दुनिया से आने वाले साजो सामान को रोक दिया। जी। वहाँ की तकनीक को, वहाँ के लोग, किसी भी प्रकार से हमने किसी का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की। हम माल तो बनाते थे लेकिन माल इतना अच्छा नहीं होता था। हम टेलीविज़न तो बनाते थे लेकिन दुनिया में बहुत बेहतरीन टेलीविज़न बनने लगे थे। हम कारें बनाते थे लेकिन हमसे बेहतर कारें दूसरी दुनिया के देश बना रहे थे। तो ऐसे में दुनिया से अलग होकर के हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी सरकार जो कह रही है, वो सरकार कह रही है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। वो क्यों कह रही है? उसका कारण ये है कि कई बहुत क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई ऐसे साजो सामान होते हैं जिनको अगर कोई रोक दे विदेशों से आने वाली, जिसको हम ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं। राइट। ग्लोबल वैल्यू चेन पर सारा ग्लोबलाइजेशन टिका है। लेकिन आज हम एपीआई के मामले में चीन पर निर्भर हो गए हैं और 90% एपीआई विदेशों से आते हैं, उसमें से 70% चीन से आते हैं। जी। और जो सेमीकंडक्टर सुना होगा आपने, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगता है, ऑटोमोबाइल में, सब जगह। और सेमीकंडक्टर चिप जो हैं वो हम नहीं बनाते थे, तो अब अचानक वहाँ से आना बंद हो गया तो हमारी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हमारी कारें नहीं बनती थी। लोग कार खरीदना चाहते हैं लेकिन कार बन नहीं रही क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। जैसे 5G टेक्नोलॉजी। जी। आप जो फ़ोन देखते हैं ना, तो आप फ़ोन पे बात करते हैं, नाम दिखाई देता है कि एयरटेल कंपनी है, दूसरी कंपनी है, लेकिन उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो 4G 5G टेक्नोलॉजी। राइट। हमने सोचा कि चलो हम 5G पर जाते हैं, तो देखा कि केवल एक ही टेक्नोलॉजी 5G जो है सबसे सस्ता दे सकता है, वो चाइनीज़ हुआवे है। अब वो दुश्मन है हमारा, और अगर हम उससे 5G टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री से क्या बात कर रहे हैं वो वहाँ पर शीश आप सुन लेंगे। तो ऐसे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो हमने कहा कि नहीं, हमें तो अपनी 5G बनानी होगी। तो अपने लोगों ने 5G आई बना दिया और आज हमारा देश 5G आई पर चलता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र है, पहले हम 70% अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं विदेशों से लेते थे, आजकल कोई नहीं लेते। आजकल हम टैंक बनाते हैं, आजकल हम तोप बनाते हैं। दुनिया भर की जो तोपें हैं उनसे बेहतर तोप हमने बना के दिखा दी है, दुनिया भर में उसकी मांग है। मिसाइल्स बनाते हैं, तमाम ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट्स जो अभी 2-3-4 साल पहले तक हम उन पर निर्भर करते थे। ऐसा नहीं कि हमारा देश कुछ कर नहीं सकता, हम हर चीज़ बना सकते हैं, दुनिया से बेहतर बना सकते हैं, दुनिया से सस्ती बना सकते हैं। केवल एक संकल्प की ज़रूरत है, उसी संकल्प का नाम है आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल।
और सर, जैसा कि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि आप वैश्वीकरण के प्रबल आलोचक हैं। आपका मानना है कि विकास का जीडीपी विकास केंद्रित दर्शन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पर आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैश्वीकरण जो है, जी जिस वैश्वीकरण को जिस रूप में हम देखते हैं जी कि आप सब जगह से सामान आने दीजिए और जिस भी कीमत पर वो बेचते हैं बेचने दीजिए जी और टैरिफ कम से कम लगाइए ताकि लोगों को सस्ता सामान मिल जाए, ऐसा लोग बताते हैं। राइट। लेकिन मैंने अभी जो आपसे बताया कि अगर एपीआई जो है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एसेंशियल रॉ मटेरियल है, वो चीन से आता है। जी पेनिसिलिन जी है, तमाम प्रकार के उसे दूसरे इनपुट्स हैं जो जिससे हमारी दवाइयाँ बनती हैं। और वो दवाइयों का इनपुट अगर चाइना से आता है और चाइना कहे कि हम तो देते नहीं आपको, बेचेंगे नहीं, तो हमारी सारी की सारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो चली जाएगी। जी उसी प्रकार से 5G की बात मैंने बताई, उसी प्रकार से दूसरी चीज़ें हैं, उसी प्रकार से डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। हमारा लड़ाई में हमारे टैंक गए हुए हैं, तोपें गई हुई हैं, और अचानक जिस देश से हमने तोप खरीदी है वो कहे कि हम तो आपको इसके स्पेयर पार्ट्स दे नहीं सकते हैं। राइट। तो और लड़ाई छिड़ी है, हमारी तोपें एक साइड पर पड़ी हुई हैं, हमारा लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उसी प्रकार से हर चीज़ में हमें एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया से व्यापार करना बंद कर देना। बिल्कुल, हमने तो दुनिया से, हम पहले भी व्यापार करते थे, अभी भी व्यापार करेंगे, लेकिन दुनिया पर निर्भर रह करके नहीं, दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बना करके हम वो करेंगे। हम दवाइयाँ दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे सस्ती बनाते हैं, दुनिया हमसे मांगती है, लेकिन हमने कभी किसी की दवाई रोकी थोड़ी। हमने हमेशा लोगों को सस्ती से सस्ती दवाइयाँ बना करके भेजी। आपको मैं एक वाकया बताता हूँ कि आप जानते हैं कि एड्स की बीमारी जो थी दुनिया भर में फैली हुई थी, सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव अफ्रीका के देशों पर था। बिल्कुल। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें जो दवाइयाँ मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं बहुत महंगी हैं। $12,000 की एक साल की दवाई आती है एक मरीज के लिए। तो हमने कहा, अरे आप इतना महंगी दवाई खरीदते हैं, हम आपको $600 में हम तो बेचते ही हैं। तो अब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात है, तो कैडिला नाम की कंपनी थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो $300 में दे देंगे। हमने दक्षिण अफ्रीका को $300 में एड्स की दवाई भरपूर मात्रा में दी। उसको हम कैडिला मूवमेंट बोलते हैं इस सारे फील्ड में। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आईपीआर के नाम पर लोगों की सेहत का, लोगों के जीवन का सौदा नहीं कर सकते। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हमने देखा कि जब दुनिया में कोविड फैला हुआ था तो हमने कहा कि कोविड के दौरान तो कम से कम आईपीआर को स्थगित कर दो। क्योंकि उसमें भी आप अगर कोविड के दौरान भी अपने रॉयल्टी मांगोगे तो हम अपने लोगों की रक्षा कैसे कर सकेंगे। तो सब मुल्कों ने, 100 मुल्कों ने मिल करके WTO में ट्रिप्स काउंसिल के सामने ये विषय रखा कि हमें इसमें ट्रिप्स वेवर चाहिए। आपको जान करके इस बात का दुख होगा कि वो लोग नहीं माने, और मतलब कोविड के दौरान भी उन्होंने ट्रिप्स वेवर नहीं दिया। और ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था के हम विरोधी हैं कि जिसमें मानवता रहित जो बात आती है, बहुत इतने खोखले ये वैश्वीकरण के जो दावे थे वो खोखले सिद्ध हो गए। आज मेरे सामने कोई भी वैश्वीकरण की बात करे, मैं उसको सभी उदाहरण दे करके बता दूंगा कि क्यों हम वैश्वीकरण के उस प्रकार के विरोधी हैं। वैश्वीकरण हो जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान तो हो, लेकिन किसी का शोषण ना हो, गरीब हो उसको सस्ता मिले, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाएं तो हम पेटेंट को स्थगित कर दें। ये सब चीज़ चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो जीडीपी ग्रोथ मॉडल की बात कही है, सब लोग सोचते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ जाएगी तो सब कुछ सुधार हो जाएगा। तो हमने देखा कि जगह जगह, सब जगह, हमारे देश में भी जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन गरीबी में जितना गिरावट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसका कारण ये है कि
गरीबी को दूर करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। राइट। हमने देखा कि पिछले 5 सालों में, यानी अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, वो बहुत सराहनीय कार्य हुआ अपने देश में। उस यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत की सराहना हुई है, क्योंकि हमने उस जीडीपी मॉडल से इतर कुछ करने की कोशिश की है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जी। उसके आधार पर यूएनडीपी ने रिपोर्ट निकाली कि भारत ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को दूर करने में बहुत अहम कदम उठाए और बहुत अहम उनको फ़ायदा मिला। और हमने पिछले 5 सालों में 2015-16 से लेकर 2019-21 के दौरान जी। हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जितने लोग थे उसमें से 13.5 करोड़ की कमी हो गई। ओके। और 10% की दर से ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई। उसका कारण ये था कि 10 एस्पेक्ट्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के। उसमें दो बिंदु हैं शिक्षा के, 2 बिंदु हैं स्वास्थ्य के, और 6 बिंदु हैं हमारे जीवन स्तर के। राइट। उन जीवन स्तर में आपका घर है, पक्का घर, जी। उसमें क्लीन कुकिंग फ्यूल है, उसमें सैनिटेशन है, उसमें बिजली है, उसमें पानी है, और उसमें एसेट्स हैं। ओके। उन सब में भारत ने बेहतर किया। और दुनिया में जहां मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी भी 0.202 है, हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मात्र 0.069 रह गया। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है। और ख़ास हमारी तारीफ हुई। हमारा ये कहना है कि जीडीपी से इतर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। जो पिछड़ गए उनको बेहतर जीवन देने की ज़रूरत है, और उनके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि उनको हम फ्री चीज़ें ना दें, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रैवल नहीं। हमें उनको इतना सशक्त बनाना होगा, उनको इतना सक्षम बनाना होगा ताकि वो इन सब चीज़ों की व्यवस्था अपनी आमदनी से कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने लिए अच्छा जीवन जी सकें, और अपने लिए बिजली का कनेक्शन ले सकें, बिजली का इस्तेमाल कर सकें, बच्चों को अच्छा भोजन दे सकें, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अच्छी तरह से उसका इलाज करा सकें। इतना सक्षम हर व्यक्ति को करना होगा। सरकारों पर निर्भर रह करके कभी भी नहीं होता। पूरी दुनिया में हमने देख लिया, यूरोप की सरकारें, आप जानते हैं कि यूके की सरकार का क्या हुआ, और बाकी सरकारें, आधी सरकारें यूरोप की इस समय कंगाली के कगार पर खड़ी हैं। हमें भारत को उन सब से सीख लेनी चाहिए कि जीडीपी से कुछ नहीं होने वाला। उनकी भी जीडीपी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें लोग जो पिछड़ गए उनके लिए बेहतर जीवन कराने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको सक्षम बनाया जाए। और जो स्वावलंबी भारत अभियान है जिसमें रोजगार सृजन, जिसमें उद्यमिता का विकास, ये सब जो बातें हम कर रहे हैं वो इसीलिए है ताकि लोग खुद सक्षम हों, खुद अपना उद्यम चलाएं, खुद लोगों को रोजगार दें और अपने लिए रोजगार खड़ा करें, और दुनिया में भारत का नाम और रोशन करें। बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ आपकी बात से। और अगर आर्थिक मंदी या व्यापार युद्ध जैसा माहौल बनता है तो उस माहौल के लिए आप कैसा आर्थिक मॉडल चुनेंगे? देखिए, अभी कल ही मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है मनी कंट्रोल में जी। उसमें मैंने ये बताया है कि दुनिया में ये जितने बड़े मुल्क हैं जिन्होंने कभी महंगाई देखी नहीं थी, आज महंगाई के चंगुल में फंसे हुए हैं। चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, 8%, 9%, 10% महंगाई है, और उसके कारण उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उन देशों में मंदी की जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। लेकिन भारत काफ़ी हद तक महंगाई को कंट्रोल करने में सफल हुआ है। ऐसे समय में जब वहाँ पर 0% महंगाई होती थी, हमारे यहाँ 10-12% महंगाई होती थी, 13% महंगाई होती थी, आज उनके यहाँ 10-11% महंगाई है, और हमारे यहाँ पिछले महीने मात्र 5% की महंगाई की दर थी, जिसके कारण हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रख सकेंगे। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ज़्यादा लोग ज़्यादा मांग कर सकेंगे, ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा बाकी साजो सामान अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ला सकेंगे, और इस तरह से
और ये सब लोग जानते हैं, सभी अर्थशास्त्री इस बात से एग्री करते हैं कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है देश के आर्थिक विकास के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ दुनिया के बड़े बड़े देश मंदी के उस कगार पर पहुँच चुके हैं, भारत दुनिया में सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। क्या बात है सर। सर, भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान भारत सरकार है जी हालांकि कई मामलों में मैं उनका काफ़ी मामलों में क्रिटिक भी रहा हूं जी और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जिन जिन बातों पर विरोध अपना व्यक्त किया, चाहे वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील थी, जी चाहे वो लैंड एक्विजिशन लॉ के बारे में था, या और भी कई मुद्दे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के बारे में, राइट। एक मुद्दा आया था सॉवरेन बोरोइंग के बारे में। हमने जिन मुद्दों को भारत सरकार के सामने रखा और उस पर ठीक प्रकार से चिंतन हुआ और भारत सरकार उन मुद्दों से हटी, और मुझे ऐसा लगता है आत्मनिर्भर भारत हमारे सपनों का एक भारत होगा। जी एक ऐसा भारत जिसमें हम फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ के माध्यम से, कोई भी किसी भी चीज़ में हठधर्मिता ठीक नहीं होती, जी किसी भी चीज़ में फिक्स्ड हम सोच करके चलें कि यही एकमात्र रास्ता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बनती हैं वैसे वैसे हम अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी पीछे कुछ समय पहले बहुत महंगे हो गए थे लैपटॉप। राइट। हमने कहा हम लैपटॉप के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देंगे। लोगों ने कहा और महंगे हो जाएंगे। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हम जब लैपटॉप के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम साथ में कंपनियों को भी तो कह रहे हैं कि आप आइए बैठ करके यहाँ लैपटॉप बनाइए। तो वो कंपनियां आने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही हमने बैन लगाया वैसे ही 38 कंपनियों ने अप्लाई कर दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। जो लैपटॉप 60 और 65 हज़ार रुपये में मिल रहा था, अगले कुछ 2 सालों में उससे भी कम समय में आपको 20-25 हज़ार रुपये में लैपटॉप मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, मतलब ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। और सर, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप रेडियो कर्मवीर, दर्शन टीवी और मुस्कान के सभी दर्शकों और श्रोताओं के लिए, जो भी हमारे युवा हमें इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, आज का समय भारत का समय है। बिल्कुल। आज की सदी भारत की सदी है। भारतीय युवा दुनिया से अलग हैं। हमने पूरी दुनिया में दिखा दिया है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों, हमारे डॉक्टर हों, हमारे दूसरे लोग हों, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हों, दुनिया भर में उन्होंने एक अपनी धाक जमाई है। हम अब दुनिया को छोड़ें, भारत में अपना पूरा दारोमदार लगाएं। और ऐसे में आज मैंने जैसे कहा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का ज़माना है। आप एआई में आगे बढ़िए, आप ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़िए, आप नए नए आइडियाज़ के साथ भारत को और बेहतर, कृषि को और बेहतर, उद्योग को और बेहतर, सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जुट जाएं। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत हम इसी प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए, स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग करने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। पूरे समाज को मेरा आह्वान है कि इस काम में हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडियो कर्मवीर और दर्शन टीवी के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं मुस्कान पाठक और जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सर से ये पूछिए, इसको अपन बीच में डाल। ठीक है। इस समय एक बड़ा अलग तरह का विषय आ रहा है कि भारत के काफी संपन्न लोग विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। राइट। ये एक बहुत चर्चा में भी है मीडिया। राइट। इस एंगल से सर से पूछ लीजिए कि उसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या कारण है, या उसको रोकना ठीक है, नहीं है, क्या? सर, भारत के कई प्रसिद्ध लोग आज के टाइम पर, प्रसिद्ध नहीं, कई अमीर संपन्न लोग, लोग भारत से संपन्न विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। अमीर लोग, संपन्न लोग। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत के कई संपन्न परिवार, कई संपन्न लोग भारत से बाहर जाकर अब्रॉड में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के अमीर लोगों में 2 वर्ग हैं जी। एक वर्ग वो है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखता है। एब्सोल्युटली।
जैसा कि मैं रखता हूँ, जी अब मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखता हूँ। जी लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संपन्न लोग हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग भारत से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि एक समय था कि जो हमारे, जिसको हम मिलियनर कहते हैं, जी ऐसे कई मिलियनर्स हमारे देश में हर साल ऐड होते हैं। राइट हजारों मिलियनर्स हमारे देश में ऐड होते हैं। उसमें से मात्र कुछ मिलियनर ही ऐसे हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अपने कारण होंगे और वही लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने जी। अभी एक लेख में लिखा था जी कि हर साल इतने हजार लोग, शायद 32,000 लोग, मैंने उस समय लिखा था कि जब जो मिलियनर बन रहे हैं उसमें से मात्र कुछ लोग जो हैं वो विदेशों में हो रहे हैं और उनकी लगातार संख्या घटती जा रही है, क्योंकि भारत में नए नए प्रकार के अवसर पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। एक समय था जब भारत में उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही थी, क्योंकि हम सब चीज़ों में चाइना पर निर्भर करते थे। राइट आजकल वो सारी चीज़ें, वो सारी उत्पाद जो पहले हम चाइना से आयात किया करते थे, चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, टेलीकॉम का सामान हो, वो सब पहले हम जो विदेशों से आयात करते थे, अब भारत में उनको बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। पहले सारी की सारी ई रिक्शा 100% विदेशों से इंपोर्ट होकर के आती थी। जी। आज 90% ई रिक्शा का साजो सामान हम बनाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे देश का विकास होगा, ये लोग भी, जो भटके हुए लोग हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जहाँ वो जा रहे हैं वह रोज़गार की कोई संभावनाएं नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया को उठा करके देख लीजिए, आप यूरोप को देख लीजिए, और इवन यूएसए को उठा करके देख लीजिए, वहाँ भी बेरोज़गारी बहुत है और वहाँ रोज़गार के नए साधन पैदा नहीं हो रहे। हमारा ही एकमात्र देश है जो इस समय स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बाकी सब चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। भविष्य उज्जवल है, हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भटके हुए लोग भी वापस आएंगे। बिल्कुल सर।